जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को समझने वाले हैं। देखिए, इसको हमने शुरुआत पहले कर चुकी थी और उसका आधा भाग हम देख चुके थे। आधा नहीं, लगभग 30% हम देख चुके थे। कुछ हिस्सा हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे और बचा हुआ हिस्सा अगली वीडियो में समझ करके इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। देखिए, अब पहला जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है 17th सेंचुरी पॉलिटिकल सेटअप। देखिए, याद रखिएगा, जो हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को समझ रहे हैं, अभी हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके अंदर विकास होते रहा अमेरिका के अंदर। हाँ, कुछ कुछ जगहों के ऊपर विरोध वगैरह हुआ था। अगर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी तो उसकी वीडियो में मैं आपको बना करके समझा दूँगा। चलिए, अब 17th सेंचुरी का पॉलिटिकल सेटअप समझते हैं। 17th सेंचुरी मतलब 17वीं सदी। देखिए, अब ब्रिटेन की जो हर एक कॉलोनी थे ना, उसके अंदर लेजिस्लेचर होता था। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? टू मेक लॉज। यानी कि ब्रिटेन की अमेरिका के अंदर जमाई हुई हर एक कॉलोनी के अंदर लेजिस्लेचर होता था और वह लेजिस्लेचर उस कॉलोनी के लिए लॉज बनाता था, कानून बनाता था। अब जो सर्वोच्च पद होता था इन सारी कॉलोनी के अंदर, वो ब्रिटेन की सरकार निर्धारित करती थी, जबकि जो लेजिस्लेचर होता था, इसको जो कॉलोनी की जनता थी वह इलेक्ट करती थी। रेगुलर चुनाव होते थे। किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर कहाँ का होता था? हर एक कॉलोनी का एक लेजिस्लेचर होता था। जो सर्वोच्च पद था वो ब्रिटेन की सरकार निर्धारित करती थी और ब्रिटेन के अंदर भी इसका किसी प्रकार का कोई भी चुनाव नहीं होता था। डायरेक्ट ब्रिटेन की सरकार बोल देती थी कि कॉलोनी के लिए ये होगा सर्वोच्च पद। अब बताइए, जो ब्रिटेन की सरकार है, क्या किसी भी आम नागरिक को कोई सर्वोच्च पद दे देगी? नहीं। तो कौन से दो नागरिकों को ये सर्वोच्च पद दिया जा सकता था? उसमें पहला था मिलिट्री चीफ का और दूसरा था गवर्नर का। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए, 1732 में अमेरिका में जन्मे जो सेकेंड व थर्ड जनरेशन के लोग थे, वो खुद को ब्रिटेन की पहचान से देख करके मतलब नहीं देखना चाहते थे। क्यों पर? अब देखिए, जब ब्रिटेन के लोग अमेरिका के अंदर आए थे और अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश की थी, तो जो ब्रिटेन के लोग थे वो अमेरिका में ही बस गए अपनी कॉलोनीज़ के अंदर। तो अब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो जब थर्ड जनरेशन आई, कब से थर्ड जनरेशन? जब ब्रिटेन के लोग अमेरिका आए थे, तो इनकी जो थर्ड जनरेशन थी, वहाँ तक स्थितियाँ कुछ मतलब बेकार होने लगी थी स्थितियाँ अमेरिका के अंदर। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग थे वो अब अमेरिका के लोगों को अपना नहीं मानते थे, उसके अंदर अपने लोगों की तरह कानून वगैरह नहीं बनाते थे। तो अब जो सेकेंड व थर्ड जनरेशन के लोग थे, ये बहुत ज़्यादा नाराज़ थे ब्रिटेन के लोगों से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन उनके ऊपर क्या कर रहा था? अत्याचार कर रहा था। अब जो ब्रिटेन की सरकार थी वो अमेरिका में बसी कॉलोनी पर ध्यान देना बंद कर दी थी। यही प्रमुख कारण था, क्योंकि जो अमेरिका के लोग थे वो ब्रिटेन की सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब अमेरिका के लोग अब तक खेती सीख चुके थे, अब धीरे धीरे सबका विकास हो रहा था, तो अमेरिकन लोग अब खेती करना सीख चुके थे। खेती के अंदर वो क्या क्या उगाते थे? तो वो शुगर, टबैको, कॉटन जैसी चीज़ें उगा सकते थे। अब जो अमेरिकन लोग खेती करते थे, उसका एक बड़ा भाग एक्सपोर्ट भी होता था, निर्यात होता था। जो निर्यात का भाग था उससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, पर ब्रिटेन के लोग को इससे दिक्कत होती थी। अमेरिका के लोग का मुनाफा होता था, तो ब्रिटेन ने इसके खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए एक्सपोर्ट के ऊपर। और उस रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से इन्होंने कुछ बेकार ट्रेड पॉलिसी लाई अमेरिका के ऊपर। उसमें से पहली है 1651 की नेविगेशन एक्ट। अभी नेविगेशन एक्ट क्या था? जो अमेरिका के लोग थे, वो लोग जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके अंदर मात्र ब्रिटिश शिप्स ही यूज़ होंगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई जो जहाज़ें हैं
वो एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगी। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। कौन सा एक्ट यह कहता है? 1651 का नेविगेशन एक्ट, नाम याद जरूर रखिएगा। अब 1660 के अंदर एक और एक्ट लेके आते हैं ये लोग, एन्यूमरेटेड कमोडिटीज़ एक्ट। इस एन्यूमरेटेड कमोडिटीज़ एक्ट के तहत जो अमेरिकन लोग थे, वो लोग जो खेती में शुगर, टबैको तथा कॉटन उगाते थे, वो मात्र ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट कर सकते थे, और वो भी ब्रिटेन में बनी हुई शिप से ही एक्सपोर्ट किया जा सकता था। अच्छा, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। अगर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रबल दावेदार होते हैं। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं फिर। अच्छा बताइए, कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके तहत जो अमेरिका के लोग हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार का कोई भी निर्यात करना होगा तो मात्र सिर्फ ब्रिटेन की ही जहाज़ों का उपयोग करेंगे? तो उसका आंसर है 1651 का नेविगेशन एक्ट। और एक क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट के तहत जो अमेरिका के लोग हैं उनके द्वारा उगाया हुआ शुगर, टबैको तथा कॉटन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करेंगे? तो उसका आंसर क्या होगा? 1660 का एन्यूमरेटेड कमोडिटीज़ एक्ट। ठीक है। अब देखिए, जो अमेरिका के लोग थे और जागरूक हुए तो उन्होंने अपना संगठन बनाया, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था एल्बनी कांग्रेस। क्या नाम था? एल्बनी कांग्रेस का नाम था। इस एल्बनी कांग्रेस को बनाने का उद्देश्य क्या था? देखिए, जो कॉलोनी है उसकी फ्यूचर प्लानिंग पर चर्चा करना, ये पहला उद्देश्य था। और दूसरा, जो ब्रिटेन खराब पॉलिसी ला रहा था अमेरिका के ऊपर, उसका विरोध करना, उसका अपोज करना एल्बनी कांग्रेस का उद्देश्य था। जो 13 कॉलोनीज़ थी ब्रिटेन की अमेरिका के अंदर, उसमें से 7 कॉलोनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लेजिस्लेचर ने इस एल्बनी कांग्रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया, अपनी भागीदारी निभाई। ठीक। अब एक और प्रस्ताव आता है अमेरिकन यूनियन का। ये उसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन था जिस प्रकार का एल्बनी कांग्रेस था। इस अमेरिकन यूनियन की जो प्रपोजल रखे थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस बेंजामिन फ्रैंकलिन वही साइंटिस्ट हैं जिनको आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें अवश्य इनको पढ़े होंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। चलिए, वो तो साइंस का टॉपिक है, फिर कभी उसको समझाऊंगा। अभी अमेरिकन यूनियन को ही समझते हैं। तो अमेरिकन यूनियन जो था ना, इसका प्रस्ताव जो बेंजामिन फ्रैंकलिन रखे थे, उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था अमेरिका के लोग द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं एल्बनी कांग्रेस द्वारा। क्योंकि देखिए, कारण क्या था? क्योंकि जो वेस्ट पार्ट ऑफ अमेरिका था, देखिए जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने जो अपनी कॉलोनी बनाई थी अमेरिका के अंदर, वो मात्र ईस्ट वाले भाग के अंदर बनाई थी, पूर्व वाले भाग के अंदर। अब जो पश्चिम वाला भाग था उसके अंदर फ्रांस ने अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो जो फ्रांस का पार्ट था अमेरिका में, यानी कि जो आप कह सकते हैं पश्चिमी भाग था, वो फ्रांस की कॉलोनी थी। और अब फ्रांस क्या चाहता था कि वो जो ईस्टर्न पार्ट है अमेरिका का, जिसके अंदर ब्रिटेन की कॉलोनी है, उसको भी अपना बना ले। अब जो अमेरिका के लोग थे उनके ऊपर खतरा मंडरा था। पहला खतरा ब्रिटेन की ट्रेड पॉलिसीज़ का या फिर किसी भी कोई भी पॉलिसीज़ का खतरा मंडरा रहा था। दूसरा, फ्रांस कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता था, क्योंकि उस फ्रांस को और अपनी कॉलोनी को बढ़ाना था। तो इसीलिए अगर हम अमेरिकन यूनियन अमेरिकन लोग बनाते तो जो ब्रिटेन था वो उसकी जो अमेरिका में कॉलोनी है उसके अंदर कमज़ोर पड़ जाता अमेरिकन यूनियन की वजह से। और अगर अमेरिका कमज़ोर पड़ जाता, मतलब जो ब्रिटिश का भाग था अमेरिका में, वो अगर कमज़ोर पड़ जाता तो फ्रांस मौके पे चौका मार के तुरंत अमेरिका के अंदर हमला कर देता, मतलब जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। इसीलिए अमेरिकन यूनियन का प्रस्ताव जो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा रखा गया था, इसको रद्द कर दिया गया। ये नॉट एक्सेप्टेड था। ठीक है, इस देखिए सब हम सब कुछ लिखे हैं यहाँ पे। फ्रांस कॉलोनी माइट अटैक टू ऑन ईस्टर्न अमेरिका। अब देखिए, जो फ्रांस और ब्रिटेन के संबंध थे इस तरह से ख़राब होना धीरे धीरे शुरू हो चुके थे, और अब युद्ध शुरू होता है फ्रांस और अमेरिका का, ब्रिटेन का, जो कि 7 साल तक चलता है। इसको हम 7 ईयर वॉर के नाम से भी जानते हैं। अंत में हालांकि ब्रिटेन की जीत हो जाती है, पर फ्रांस भी एड़ी चोटी की टक्कर लगाता है। इसी के साथ
दूसरा भाग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ख़त्म होता है। तीसरे भाग के अंदर हम लगभग पूरा या पूरी तरह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर देंगे। इस वीडियो से जुड़े अगर आपको कोई भी डाउट होंगे तो कमेंट करिएगा, उस डाउट को हम जल्द से जल्द सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।